चलिए गाइस, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर कंपनीज एक्ट। इसमें क्या टॉपिक बचा है? लास्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी को रजिस्टर कैसे कराएंगे। हमने इतनी बातें सब कर ली कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होती है एक कंपनी, तो उसको कैसे रजिस्टर कराना पड़ता है। उसके पहले हमको एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी जिसको कहते हैं प्रोमोटर्स क्या होता है। आपको वैसे पता है प्रोमोटर्स क्या होता है। प्रोमोटर्स का मतलब होता है मालिक, कंपनी के मालिकों को प्रोमोटर्स कहते हैं। लेकिन कंपनीज एक्ट में प्रोमोटर की डेफिनेशन डिफाइन है, तो उसे पढ़ लेते क्या कहते हैं। A promoter is a person which means a person who has been named as such, मतलब जो ऐसा पर्सन जो कि प्रोस्पेक्टस में। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है, आप अभी फॉर द टाइम बीइंग समझ लीजिए। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि जब एक कंपनी किसी से पैसा मांगती है ना, कंपनी पब्लिक से पैसा मांगती है, जब एक कंपनी किसी से पैसा मांगती है तो उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। ये भी एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है। उसमें प्रोस्पेक्टस में जो लिखा होता है प्रमोटर, उसे प्रमोटर कहते हैं। और आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न रेफर्ड टू इन सेक्शन 92। एनुअल रिटर्न, हर कंपनी को हर साल आरओसी के पास एक डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है जिसे एनुअल रिटर्न बोलते हैं। उसमें अगर कोई आदमी ऐसा आइडेंटिफाइड है कि वो प्रमोटर है तो उसको प्रमोटर बोलेंगे। इस पेज में दो नई वर्ड थे, एक प्रोस्पेक्टस था, एक एनुअल रिटर्न था। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जब किसी कंपनी को पैसा लेना पड़ता है तो उसे एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है जिसमें सब जानकारी लिखता है कि वो पैसे का क्या करेगा, पैसों का क्या क्या करेगा और पैसे को क्यों ज़रूरत है उसको, सब इस तरह से। एनुअल रिटर्न एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हर साल हर एक कंपनी को फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास, जिसमें भी कुछ डिटेल्स जाती हैं। नेक्स्ट, अपन पढ़ तो रहे हैं प्रमोटर का मतलब। प्रमोटर का मतलब होता है वो जिसका नाम एज अ प्रमोटर लिखा हो प्रोस्पेक्टस में, या जिसका नाम लिखा हो एज अ प्रमोटर एनुअल रिटर्न में। सेकंड, हु है प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर होता है हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के जो भी चल रहा है कंपनी के अंदर उसके ऊपर कंट्रोल होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। मतलब उस कंपनी के ऊपर जिसका कंट्रोल होता है उसे कहते हैं प्रमोटर। रिलायंस इंडिया लिमिटेड का प्रमोटर का नाम है मिस्टर मुकेश अंबानी, या फिर आप उसे अंबानी फैमिली भी कह सकते हैं। या फिर इन अकॉर्डेंस ऑफ हुज एडवाइस डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज एकस्टम टू एक्ट। मतलब मिस्टर मुकेश अंबानी के कहने पर जो उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको मैं बता चुका हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब जो लोग कंपनी को चलाते हैं ना, कंपनी के सबसे बड़े लोग जो हेड होते हैं, जैसे कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब लोग को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि कंपनी के डिसीजन लेते हैं, उनको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स के समूह को एक साथ बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऐसा कोई आदमी जिसकी एडवाइस पे, जिसके निर्देशों पे, जिसके इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करें, उसे हम बोलेंगे प्रमोटर। सम अप कर देते हैं, प्रमोटर क्या होता है। प्रोमोटर एक ऐसा आदमी है जिसका नाम लिखा हुआ हो प्रोस्पेक्टस में एज अ प्रमोटर, या फिर एनुअल रिटर्न जो कंपनी फाइल करती है उसमें लिखा हो। प्रमोटर वो होता है जो कि कंट्रोल करता है अफेयर्स ऑफ द कंपनी। प्रमोटर कौन होता है? जिसके एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं। यह हो गई प्रमोटर की डेफिनेशन। आगे बढ़ जाते हैं। इन सिंपल टर्म, पर्सन हु फॉर्म द कंपनी, जो कंपनी बनाते हैं वो प्रोमोटर्स होते हैं। इट इज़ दे हु कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी। मतलब देखो, रिलायंस जब कंपनी बनी थी ना, तो अंबानी जी का, जो धीरू भाई अंबानी थे, उनका आइडिया था। पर्सन जो प्रमोटर कौन होता है? जिसने कंपनी बनाई हो, जिसका आइडिया से कंपनी बनी हो, जिसने सारे स्टेप्स लिए हो रजिस्टर कराने के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझ लेते हैं फटाक से। इट शुड बी हाउएवर बी नोटेड दैट पर्सन एक्टिंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, एग्जांपल सोलिसिटर, बैंकर, अकाउंटेंट आर नॉट रिगार्डेड एज प्रमोटर। देखो इस लाइन में क्या लिखा हुआ है। इस लाइन में लिखा हुआ है कि दे टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन। अब आपको क्या लगता है, अंबानी जी के पास उस समय भी इतनी फुर्सत थी क्या? क्योंकि वो आरओसी के पास गए होंगे, सब डॉक्यूमेंट बनाए होंगे सब ने। ये किसी सॉलिसिटर, बैंकर या अकाउंटेंट ने किए होंगे वो। लेकिन ये सब लोग ओनर नहीं होते। ओनर वही होता है जिसने कंपनी बनाई होती है, जिसका आइडिया होता है। मतलब मुद्दे कहने की बात यह है कि अगर कोई सिर्फ आदमी प्रोफेशनल कैपेसिटी में सोलिसिटर, बैंकर, अकाउंटेंट का काम कर रहा है तो वो ओनर नहीं होता, वो प्रमोटर नहीं होता। चलिए नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी।
फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ना है हमको कि अगर हमें एक पब्लिक कंपनी बनानी है तो हमें मिनिमम 7 या उससे ज़्यादा मेंबर चाहिए। अगर मैं प्राइवेट कंपनी बनानी है तो उसमें 2 या उससे ज़्यादा मेंबर चाहिए। अगर मैं 1% कंपनी बनानी चाहिए तो सिर्फ 1 मेंबर चाहिए। 1, 2, 7, 1% के लिए 1, प्राइवेट कंपनी के लिए 2, पब्लिक कंपनी के लिए 7 चाहिए। फिलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन कहते हैं इसे। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, हमको अपनी जब भी कंपनी रजिस्टर करानी पड़ती है तो हमको कुछ चीज़ें फाइल करनी पड़ती हैं। फाइलिंग ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट हमको रजिस्ट्रार के पास जमा करने पड़ते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं? देखो, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, मतलब MOA एंड AOA, जो कि साइन होंगे सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम। मतलब MOA AOA में लिखे रहते हैं ना रूल्स रेगुलेशन ये सब, तो उसको नीचे उसके नीचे सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, जिनके पास थोड़े थोड़े शेयर होते हैं वो साइन करते हैं, उनको बोलते हैं। नेक्स्ट, हमको 2 टाइप की डिक्लेरेशन देनी पड़ती हैं। डिक्लेरेशन आप लोग समझते हैं, मतलब डिक्लेरेशन की एक तरह से लिखित में देना पड़ता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। डिक्लेरेशन किस किस चीज़ की डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, तो आपको बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, ये तो वो हो गया, हमने ये जो लाइन है पूरी, इसको मैं दूसरे रंग से कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाओगे। ये लीजिए, अ डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। देखिए, हमने यहाँ पे वो पढ़ा था ना कि ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में सोलिसिटर, बैंकर, अकाउंटेंट, वो एक आदमी जिसने मदद की हो कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने में, उसके द्वारा डिक्लेरेशन। और बाय पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी। ये कौन है? ये वाले जो ये दूसरी लाइन है, इसका मतलब इसमें 2 होगा। देखो, डिक्लेरेशन, सब्सक्राइबर्स टू MOA, ये जो यहाँ लिखा है नेम्ड इन द आर्टिकल्स, ये है सब्सक्राइबर्स टू MOA। इन दोनों के द्वारा डिक्लेरेशन जाएगी, और डिक्लेरेशन में क्या लिखा रहेगा कि ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स देयर अंडर हैज बीन कंप्लाइड विद, मतलब कंप्लायंस डिक्लेरेशन, कंप्लायंस मतलब ऑफ एक्ट एंड रूल्स। इन दोनों को, किस किस को? जो कि एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में आदमी काम कर रहा है और सब्सक्राइबर्स मेमो, दोनों को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि कंपनी ने कम्प्लीटली कंप्लाई कर रखा है अब एक्ट से और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन से। नेक्स्ट, हमने क्या क्या पढ़ लिया? देखो, सबसे पहले MOA देना पड़ता है, फिर डिक्लेरेशन, फिर एक और डिक्लेरेशन, सेकंड डिक्लेरेशन। अब सेकंड डिक्लेरेशन कौन कहता है? सब्सक्राइब ऑफ मेमोरेंडम एंड फ्रॉम पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर इफ एनी आर्टिकल स्टेटिंग दैट। ये भी वही, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। एज द फर्स्ट डायरेक्टर, क्या ये लोग क्या क्या डिक्लेरेशन ये देंगे कि जो कि फर्स्ट डायरेक्टर है कंपनी के, फर्स्ट डायरेक्टर जो कंपनी के होंगे वो कन्विक्टेड नहीं है किसी भी तरह से, मतलब उनके ऊपर कोई केस वेस नहीं चल रहा है, उनको किसी भी गिल्टी नहीं पाया गया फ्रॉड का, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फाइल करे हैं वो करेक्ट हैं। मतलब अब ये देखिए, फिर से इसको समझ लेते हैं। हम इसको बोलेंगे डिक्लेरेशन 1, अब आया डिक्लेरेशन 2। ये कौन देगा? MOA के सब्सक्राइबर्स जो कि फर्स्ट डायरेक्टर बनेंगे। ये क्या क्या डिक्लेरेशन देंगे? 3 डिक्लेरेशन देंगे। पहली क्या डिक्लेरेशन देंगे कि वो किसी भी चीज़ के लिए कॉन्विक्टेड नहीं है, प्रमोशन और फॉर्मेशन के लिए कॉन्विक्टेड नहीं, कॉन्विक्टेड मतलब उनको किसी तरह की जेल वेल नहीं हुई है, कोई इन पर केस वेस नहीं हुआ है। दूसरा कि कोई वो कभी भी किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं थे। और तीसरा कि उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल करे हैं वो ट्रू हैं एंड करेक्ट हैं।
अब दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, सबसे पहले हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, हमको MOA लगेगा, फिर हमको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी दो लोगों से, वो जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, सब्सक्राइबर्स टू MOA क्या डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, उनको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी हमने सारा कंप्लायंस कर लिया है कंपनी का, एक्ट का, रूल्स का। फिर एक और डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, वो किसको देनी पड़ेगी, वो जो MOA के सब्सक्राइबर्स हैं जो कि फर्स्ट डायरेक्टर्स बने हैं, वो ये बोलेंगे कि हम कन्विक्टेड नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, हमने कोई फ्रॉड नहीं किया है और हमने जो डॉक्यूमेंट जमा किए हैं वो ट्रू एंड करेक्ट है। नेक्स्ट, और हमको क्या देना पड़ेगा, हमको एड्रेस देना पड़ेगा पूरा, कंपनी का क्या एड्रेस है, क्योंकि कंपनी के साथ डॉक्यूमेंट्स आएंगे ना, जैसे रजिस्ट्रेशन अपन कंपनी कराएंगे तो सर्टिफिकेट आएगा तो कहाँ आएगा, तो रजिस्टर्ड ऑफिस जब तक नहीं बन रहा है तो एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस देना पड़ेगा। फिर हमको पर्टिकुलर देने पड़ेंगे, नेम, सरनेम, फैमिली नेम, एड्रेस, नेशनलिटी, सब किसकी, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम के। फिर और क्या देना पड़ेगा, पर्टिकुलर ऑफ द नेम ऑफ पर्सन मेंशन द आर्टिकल एज सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम सच अदर पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। दोनों तो एक से ही दिख रहा है, प्रूफ ऑफ, ठीक है, सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम का प्रूफ देना पड़ेगा। थर्ड लास्ट क्या है, द पर्टिकुलर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन मेंशन्ड इन द आर्टिकल एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन अदर फर्म। इंटरेस्ट का मतलब होता है उनके पास दूसरे कंपनी की, आप तो ये इंटरेस्ट याद करो, इंटरेस्ट हो गया, पर्टिकुलर ऑफ MOA हो गया, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस हो गया, और यहाँ हमने डिक्लेरेशन पढ़ लिया, डिक्लेरेशन 2, डिक्लेरेशन 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब अपन ये सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं और ROC अगर हमसे सेटिस्फाइड होता है तो हमको इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है। मतलब जैसे एक बच्चे का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होता है, वैसे कि जब कंपनी बनती है तो उसका इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। नेक्स्ट, अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो उसको एक बिल्कुल डिस्टिंक्ट यूनिक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिल जाता है। जैसे कि आपके पास, मेरे पास, सबके पास अलग अलग आधार कार्ड नंबर है, वैसे ही हर एक कंपनी के पास एक अलग कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है। अब कंपनी को जो उसके डॉक्यूमेंट जमा किए हैं ना, उन सब की कॉपी रखनी पड़ती है। द कंपनी शैल मेंटेन एंड प्रिजर्व एट इट रजिस्टर्ड ऑफिस कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन एज ओरिजिनल फाइल्ड टिल इट्स डिसोल्यूशन अंडर दिस एक्ट। मतलब कंपनी ने जो भी रजिस्ट्रेशन के समय पे डॉक्यूमेंट दिए थे, क्या डॉक्यूमेंट दिए थे, देखो उसने MOA दिया था, AOA दिया था, उसने डिक्लेरेशन दी थी, दो टाइप की डिक्लेरेशन दी थी, एक डिक्लेरेशन ये, एक डिक्लेरेशन ये, और उसने क्या दिया था, उसने अपना एड्रेस बताया था, उसने सारे पर्टिकुलर्स बताए थे अपने मेमोरेंडम के, मतलब सब्सक्राइबर्स टू MOA के, उसने पर्टिकुलर ऑफ इंटरेस्ट बताए थे। इंटरेस्ट का मतलब भी बता दूंगा मैं आपको, इंटरेस्ट का मतलब होता है उसने दूसरी, उसके पास और किस कंपनी के शेयर्स हैं और उसने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है और कहाँ वो इंटरेस्टेड है। ये सारे उसको जमा करके रखने पड़ेंगे अपने घर पे, मतलब घर पे नहीं, सॉरी, मेंटेनेंस ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन एट इट रजिस्टर्ड ऑफिस, ये हमेशा वो करने पड़ेंगे। चलिए और आगे पढ़ लेते हैं। फर्निशिंग ऑफ फॉल्स, अगर कंपनी कोई फॉल्स, फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इफ एनी पर्सन फर्निशेज एनी फॉल्स और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन और सप्रेसेज एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन ऑफ विच ही इज अवेयर in any of the documents filed with the registrar in relation to the registration of the company, he shall be liable for action of fraud। मतलब हमने जो ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट जमा करें उसमें हमने कुछ ऐसा किया है जो कि ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो कि फॉल्स है और इनकरेक्ट है, तो हम पे फ्रॉड के चार्जेस लगेंगे 447 के हिसाब से, हम पे पेनल्टी लगेगी। अगर मानो कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड एनी फॉल्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन बाय सप्रेसिंग इन मटेरियल, मतलब where at any point time after the incorporation of company it is proved that the company has been got incorporated by furnishing any false or incorrect information or by suppressing material fact or information in any other document or declaration made by incorporating such company or by any fraudulent action, the promoter, the person named as the first director of the company and the person making declaration as the second shall be each liable for action of fraud। मतलब अगर कभी भी कहीं भी पता चलता है कि कोई कंपनी ने जब वो बनी थी तो जो उसने डॉक्यूमेंट दिए थे वो फ्रॉड थे, वो इनकम्प्लीट थे, इनकरेक्ट थे, उनमें कोई मटेरियल फैक्ट छुपा हुआ था, उन्हें नहीं बताया था, तो वो लोग, कौन से लोग, द प्रमोटर और जो पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर, और हमने याद करा वो जो डिक्लेरेशन दी थी, दो जगह डिक्लेरेशन, वो सब के सब फ्रॉड में 447 के अंदर लायबल होंगे। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल क्या होता है, ट्रिब्यूनल में एक बार और समझा चुका हूँ, लास्ट बार समझा देता हूँ। ट्रिब्यूनल देखिए, जैसे अगर आम आदमी की कोई लड़ाई होती है तो आम आदमी सबसे पहले जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कोई भी मैटर हो, कहीं भी उसको लॉ की ज़रूरत पड़े तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होता तो हाई कोर्ट में जाता है।
हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ये हमारा जुडिशियल सिस्टम है हमारे देश का। लेकिन कंपनीज एक्ट में ऐसा नहीं होता। कंपनी में कोई, क्योंकि अब कंपनी एक बहुत ही स्पेसिफिक लॉ है तो उसके लिए अलग से कोर्ट बना है। जो कंपनी लॉ के लिए जो कोर्ट बना है उसे हम बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जिसको सिर्फ ट्राइब्यूनल बोलते हैं। नेशनल लिख देता हूँ, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। और लास्ट, अब कंपनी NCLAT से ऊपर होता है NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। फिर उससे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। तो मतलब मुद्दा कहने का बस ये है कि अगर कोई कोर्ट स्पेसिफिकली बना है कंपनीज एक्ट के लिए, उसको बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। चलिए, वेयर अ कंपनी हैज़ बीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ बस, अभी सब वही का वही लिखा है। द ट्रिब्यूनल मे ऑन एप्लीकेशन मेड इट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन सो वेरेंट। मतलब अगर ट्रिब्यूनल को पता चलता है कि कोई कंपनी ने ये फॉल्स इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन देके, कोई मटेरियल फैक्ट छुपा के या इन्फॉर्मेशन छुपा के कंपनी खड़ी की है, तो ट्रिब्यूनल क्या क्या एक्ट कर सकता है। ट्रिब्यूनल का आप मतलब लिखो कोर्ट। कोर्ट क्या क्या आदेश जारी कर सकता है। पहला, पास सच ऑर्डर एज इट में थिंक फिट फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब वो मैनेजमेंट को रेगुलेट कर सकता है। वो कंपनी से बोल सकता है भैया आपको अपना ऐसे चलाना है। वो लाइबिलिटी बता सकता है मेंबर की कि अब अनलिमिटेड हो गई। मतलब अगर कुछ लोगों ने मिलके एक कंपनी बनाई फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट से, तो वो उन लोगों की जो लाइबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी अनलिमिटेड। नेक्स्ट, वो किसी भी डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, वो कंपनी का नेम रिमूव कर सकते हैं रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से। चलिए एक बात और समझ लीजिए, जैसे ही कोई कंपनी ROC के पास रजिस्टर हो जाती है, तो रजिस्टर मतलब दाखिल हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, आपने कहा होगा कि हमारा CA में रजिस्ट्रेशन हो गया है, वैसे अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है ROC के पास, तो एक ROC के पास एक रजिस्टर होता है। रजिस्टर मतलब वही, जैसे अपने पास रजिस्टर होता है ना जिसमें अपन लिखते हैं, उसमें हर एक कंपनी का नाम लिखा होता है। देश में जितनी कंपनी है सबका नाम। जैसी कंपनी रजिस्टर में कंपनी रजिस्टर हो जाती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, उसका नाम लिखा जाता है कंपनीज रजिस्टर में। इस रजिस्टर में अब अगर कंपनी कोई फ्रॉड करती है तो इस कंपनी रजिस्टर में तो उसका नाम हटा दिया जाता है। ये लिखा हुआ है यहाँ। डायरेक्ट द रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज। पास एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप, कंपनी को वाइंड अप कर सकती है, और वो कोई भी ऑर्डर फिट कर सकती है जो उसे फिट लगे। मतलब मैं दोबारा से यहाँ पे समअप करता हूँ कि क्या लिखना है। अगर मानो कोई कंपनी फ्रॉडली डॉक्यूमेंट्स, मतलब फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, कोई कंपनी अगर फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स जमा करती है, ठीक है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, या फिर कोई मटेरियल फैक्ट हाइड करती है, छुपाती है, और ये बात अगर ट्राइब्यूनल को पता चल जाती है, मतलब कोर्ट को पता चल जाती है, तो ट्राइब्यूनल क्या क्या कर सकता है। ट्राइब्यूनल बोल सकता है कि कंपनी मैनेज कैसे की जाए, ये बता सकता है, डायरेक्ट कर सकता है। फिर वो ये बोल सकता है कि आज से जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, क्योंकि आपने वो किया है, आपने चोरी चमारी की है, तो आपकी सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड। वो रजिस्टर ऑफ नेम्स में से उसका नाम हटा सकता है, और आखिरी वो कंपनी को वाइंड अप कर सकता है। वाइंड अप मतलब कंपनी को डेड कर सकता है, कंपनी ख़त्म कर सकता है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब ये पढ़ लेते हैं, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। प्रोवाइड फॉर द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सुनिए, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। जैसे ही आप CA बनेंगे तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप मिल जाएगा, वैसे ही जैसे कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। दिस सब्सक्राइब द ऑल द पर्सन हु मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी शेल बी बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम कंटेंट। यार इसमें तो कुछ खास नहीं लिखा है, इसको आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ये हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा। आप इसका, चलिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एक बार और समझा देता हूँ, जैसे कोई वो ना हो।
रजिस्ट्रेशन के लिए हमको सबसे पहले MOA AOA चाहिए, हमको साइन होना चाहिए वो सब्सक्राइबर्स टू MOA। फिर हमको एक डिक्लेरेशन चाहिए होती है 2 लोगों से, वो लोग जो कि प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं और सब्सक्राइबर्स टू MOA। क्या डिक्लेरेशन देनी पड़ती है उनको? ये डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि उन्हें सब कंप्लायंस कर रखा है एक्ट का और रूल्स का। फिर एक और डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, किस किस को देनी पड़ती है? वही MOA को, सब्सक्राइबर्स को देनी पड़ती है। MOA के सब्सक्राइबर जो कि फर्स्ट डायरेक्टर बनेंगे उनको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। क्या डिक्लेरेशन देनी पड़ती है? कि भैया हम कन्विक्टेड नहीं है, हमने कोई फ्रॉड नहीं किया है और हमने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो ट्रू एंड करेक्ट हैं। फिर हमको एक अपना एड्रेस वो करस्पॉन्डेंस देना पड़ता है, क्योंकि जब तक हमारा खुद का पक्का ऑफिस नहीं बन जाता तब तक करस्पॉन्डेंस कहाँ से होगा। और क्या देना पड़ता है? हमको पर्टिकुलर देने पड़ते हैं। किसके पर्टिकुलर? सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम के सारे पर्टिकुलर देने पड़ते हैं, जैसे कि उनका नेम, सरनेम, फैमिली नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और लास्ट में हमको उनका इंटरेस्ट भी डिस्क्लोज करना पड़ता है, जो कि MOA में लोगों के नाम लिखे ना उन या फिर फर्स्ट डायरेक्टर्स के, सॉरी, द पर्टिकुलर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के पहले डायरेक्टर्स होते हैं उनके हमको इंटरेस्ट बताना पड़ता है। इंटरेस्ट आप समझते हैं ना, मैंने आपको समझाया था कॉन्सेप्ट कि इफ अ कंपनी इज इंटरेस्टेड इन अदर पर्सन, मतलब उसने और किस किस कंपनी में शेयर होल्डिंग, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो सब बताना पड़ता है। चलिए।